हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब से हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइंस, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज होने वाली है क्योंकि इसके अंदर पहली चीज़ तो अपना जो चैप्टर है ना वही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेट लाइन है ना। इसमें हमें बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली सोचना पड़ता है। फिर उसके बाद में मिसलेनियस है तो सारे कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे, तब और ज़्यादा रायता फैल सकता है। या फिर अगर आपको समझ में आ रखा है चैप्टर तो बहुत मज़ेदार होगा ना ये एक्सरसाइज। तो कुछ फॉर्मूले तो देखो यहाँ पे याद रख करने पड़ेंगे आपको, जैसे फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह ये सब। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं फॉर्मूले आपको बताता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो एक जो बुक है उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप क्लिक करके देख सकते हो कि वो कैसी बुक है। और अच्छी लगे तो खरीद भी सकते हो, अच्छी ना लगे तो फिर क्या ही बात है। तो और इसके जो क्लास नोट्स है ना वो आपको मिल जाएंगे toppersvillage.com पर, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 10 का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन, यहाँ पर लाइन है, एक बड़ी सी लाइन है, उसके अंदर के और एक्स सब है, वाई भी है। तो के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज़। ए पार्ट है इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो के की वैल्यू बताओ। ये लाइन फिर बी पार्ट में है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो के की वैल्यू बताओ। सी पार्ट में ये है कि ये लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तब के की वैल्यू बताओ। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग के की वैल्यूज़ आएगी। तो ये मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पहली चीज़ उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वो लाइन करीबन कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट है ना, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ऐसी लाइन होती है। तो y इक्वल टू c समझ लो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पर y होता है ना, y होगा और कांस्टेंट भी होगा, लेकिन एक चीज़ नहीं होगी, कौन, x। यहाँ पर x आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस केस में यहाँ पे क्योंकि x दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, x जीरो नहीं हुआ है, x का कोफिशिएंट जीरो हुआ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पर ना प्लस x है लेकिन x इंटू जीरो है, ऐसे 0 इंटू एक्स। अब 0 इंटू एक्स आप लगाओ या मत लगाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका आंसर तो जीरो ही बन जाएगा। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या कर देना, हमें जानबूझ के जीरो कर देना है। तो जब भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो आप ऐसे बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू जीरो, एक्स का कोफिशिएंट क्या कर दो, जीरो, तब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है अपने वाले क्वेश्चन में, x का कोफिशिएंट क्या है, k माइनस 3। तो मैं k माइनस 3 को जानबूझकर जीरो के बराबर कर दूंगा क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रखा है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इतना सा करना है, बस हमें इतना सा करना है। जो भी क्वेश्चन में बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म क्या होती है लाइन की वो सोचो, उसमें क्या नहीं है क्या है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाओ कि इसमें y हो सकता है, y का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा, y जीरो नहीं होगा ना, y का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट हो सकता है। तो बस एक ही चीज़ मिसिंग है, एक इक्वेशन में 3 चीज़ें होती है, x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट। y वाली टर्म और कांस्टेंट तो है लेकिन x वाली टर्म नहीं है, तो x का कोफिशिएंट एक्चुअली जीरो रहा होगा। तो कोफिशिएंट मैंने जीरो कर दिया और सोल्व कर लिया इसको। अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इसको भी समझो, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कुछ ऐसी होगी लाइन, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसे वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सी है तो इसमें एक्स वाली टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म भी है, लेकिन वाई वाली टर्म नहीं है। वाई तो वेरिएबल है, खुद तो जीरो कुछ भी हो सकता है, तो वो फिक्स जीरो नहीं रहेगा। इसका मतलब फिक्स किसने किया उसको, उसके कोफिशिएंट ने। जीरो इंटू वाई इसमें कहीं ना कहीं रहा होगा, तो वाई का कोफिशिएंट हम क्या शो कर देंगे, जीरो। तो इसके लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन के लिए हम हमेशा क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, -4 - k²
तो मैं क्या बोलूँगा -4 माइनस के स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, इसको सोल्व करेंगे। माइनस तो आप यहाँ से हटा ही दो, उधर भेज दो। 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0 है, तो के स्क्वायर को मैं उधर की तरफ भेज दूंगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। अब के स्क्वायर बराबर 4 है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे के निकालने के लिए। तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके 4 का अंडर रूट ले लेगा, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे प्लस माइनस हम खुद से लगा ही देते हैं, क्योंकि रूट लेंगे तो 2 आंसर आने चाहिए। तो के की वैल्यू जब +-2 होगी, तब अपनी जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं, सी पार्ट देखते हैं अब इसका। तो दोस्तों सी पार्ट ये है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन 0,0। तो इसमें भी एक होता है कि भाई जब भी ओरिजिन से कोई लाइन पास होती है तो उसका फॉर्मेट ऐसा होता है ax + by = 0। ठीक है, जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, कांस्टेंट टर्म 0 होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, ये, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो ये तो डायरेक्ट एक रिजल्ट को काम में लेना हुआ। अगर आपको ये नहीं पता कि कांस्टेंट उसमें होता ही नहीं है, तब आप कैसे करोगे, तो देखो बेसिक लगा देंगे हम उसमें। पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ओरिजिन से गुजर रही है वो लाइन। जैसे इसका भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और समझो कि अपनी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। क्वेश्चन में बोला है ओरिजिन से पास हो रही है, तो हम ऐसे लाइन का ग्राफ बना दिया। इसका मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट होगा, कौन सा, 0,0 होगा ही होगा। तो 0,0 होगा ही होगा, तो हम क्या करेंगे, 0,0 इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब ओरिजिन से गुजर रही है 0,0 से, इसका मतलब 0,0 उस पर लाई करेगा। 0,0 लाइज ऑन दी लाइन, तो 0,0 उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करो, 0 0 उठा के इसमें डाल दो। x की जगह 0 ये, और y की जगह भी 0। तो ऐसा बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा k-3, x की जगह 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, और y की जगह 0 प्लस इधर के स्क्वायर माइनस 7k + 6 = 0। तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस समथिंग इंटू 0 0 हो गया, प्लस ये बच गया के स्क्वायर माइनस 7k + 6 = 0। तो यहाँ पर ये बच गया के स्क्वायर माइनस 7k + 6 = 0। तो यही हम बोल रहे थे कि कांस्टेंट होगा ही नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट ये है, ये यहाँ पर x y कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0। तो आप ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं। मेन चीज़ क्वाड्रेटिक है, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म सोल्व कर लेते हो, तो के स्क्वायर माइनस 6k और माइनस के ये टुकड़े हो जाएंगे, प्लस 6 = 0। इसमें कॉमन, इधर k कॉमन आ गया, k -6 बच गया, -1 कॉमन ले लिया, k -6 बच गया = 0। तो ये क्या हो गया, k -6 अलग और k -1 अलग = 0। तो k की वैल्यू क्या बन गई, यहाँ से कितनी आई 6, यहाँ से कितनी आएगी 1। तो k की वैल्यू 6 और 1 जब हम लेंगे, तब इसका मतलब जो अपनी लाइन है वो कहाँ से पास करेगी, 0,0 से। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन x cos थीटा + y sin थीटा = p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x + y + 2 = 0। तो ये नॉर्मल फॉर्म का है, और इसको थोड़ा और अच्छे से बोले तो ये एक्सरसाइज 10.3 का है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट करना तो आसान होता है ना, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब हमने 10.3 के क्वेश्चंस किए थे, तब भी मैंने बताया था कि इसको कैसे कैसे करो। जैसे ये है, आपको इससे मैचिंग करवानी है, फिर हमें थीटा और पी की वैल्यू बतानी भी है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करो कि हमें क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी। ये दे रखा है, तो ये गिवन है, तो जनरल फॉर्म है ये, है ना, ऐसा जनरल फॉर्म होता है। नॉर्मल फॉर्म ये है, तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पी है, तो जो अपना कांस्टेंट है वो RHS में होना चाहिए ना। और आपको थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में थीटा और पी का क्या रोल होता है। थीटा, अच्छा इसका डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और अपनी लाइन समझो कुछ इस प्रकार है। तो ओरिजिन से आप इस पर नॉर्मल डालते हो। नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल का जिक्र होता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल मतलब वो नहीं है सामान्य। ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये पी पॉइंट है, तो ये क्या है, नॉर्मल। तो ये जो थीटा है, ये यहाँ वाला एंगल होता है थीटा, और इस पॉइंट को आप ए बोल दो। तो ये जो लेंथ है ना, ये नॉर्मल की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ, ये होती है पी। तो यहाँ पे जो पी है वो एक लेंथ है, और लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। खैर,
तो हम ऐसे सब कुछ मैचिंग करेंगे फिर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है इसको उधर भेजो, एक्स की टर्म वाई की टर्म बस इधर होनी चाहिए, कांस्टेंट उधर होना चाहिए। तो इस 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये √3x प्लस वाई, ये 2 उधर चला गया तो -2 हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे -2 है और RHS में क्या होना चाहिए, ये p क्या होती है, डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमें यहाँ पर ये माइनस इसका हटाना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो चलो ये माइनस इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या बन गया -√3x, और ये भी माइनस का आ जाएगा -y इक्वल टू -2 का प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं वो हमें नॉर्मल वाले क्वेश्चन में याद ही रख लें तो बढ़िया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, जैसे मैं बोलूँ एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस केस में आप √a² प्लस b² डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें डिवाइड कर देना चाहिए। अब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी इक्वेशन में ही डिवाइड करेंगे। a और b क्या चीज़ है, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, फिर स्क्वायर करके जोड़ के अंडर लेके डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो यहाँ पर ये डिवाइड करने वाला फैक्टर क्या होगा वो निकाल लेता हूँ। डिवाइड, अगर डिवाइड क्या करेंगे हम, रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है -√3, तो -√3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर। ये चीज़ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं अभी। यहाँ पर ये क्या बन गया, रूट माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3 बन जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा, तो √3 + 1 क्या हो गया, √4 हो गया, मतलब 2, है ना। तो ये डिवाइड कर दो, 2 का आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन के अंदर। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऐसा हो जाएगी -√3x/2 -y/2 इक्वल टू ये 2 भी 2 से डिवाइड कर देंगे RHS को भी, तो 2/2 1 बन जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन बन गई आफ्टर, ये क्या है, आफ्टर डिवाइडिंग 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद में इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद में बस आपको कंपैरिजन करना है, ये नॉर्मल फॉर्म है और ये अपनी जो जनरल फॉर्म को मॉडिफाई करके ये बना ली, ठीक है। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, इससे कंपेयर कर लो आप। तो कंपेरिजन, हाँ, इसके बाद ही कंपेरिजन करना चाहिए, इतना सब कुछ डिवाइड करने के बाद में। तो आप यहाँ पे पाओगे कि x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -√3/2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, sin थीटा, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, cos थीटा इक्वल टू हो गया -√3/2, और जो sin थीटा है, sin थीटा कितना हो गया, -1/2। और यहाँ पर p की वैल्यू तो क्या होगी, डायरेक्ट देख सकते हो आप, p की वैल्यू क्या हो गई, p इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में p भी पूछा था तो वो तो आ गया। लेकिन यहाँ से थीटा कैसे निकालोगे, तो देखो cos थीटा, मैं बोलता हूँ हमेशा पहले आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो, cos भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, उसके बाद में वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उस क्वाड्रेंट में एंगल पता कर लो। यहाँ पे cos भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो ऐसा कहाँ होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट में सब पॉजिटिव, ऑल एस मतलब साइन सेकेंड वाले में पॉजिटिव, टी मतलब 10 होगा थर्ड वाले में पॉजिटिव, तो थर्ड वाले में साइन और कोस, है ना, वो नेगेटिव होते हैं, बाकी 10 पॉजिटिव होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें बता रही है, साइन और कोस दोनों नेगेटिव, ये बता रही है कि जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट वाला है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पता चल गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा वो पता करना है। तो देखो साइन थीटा कितना, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है, जो अपना चैप्टर नंबर 3 है ना, उसकी चीज़ें चल रही है। तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो एक बार वो ज़रूर देख लेना, या फिर पता चल जाएगा, मैं बता ही दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा कितना है, -1/2। एक बार के लिए आप माइनस वगैरह छोड़ के सोचो, सिंपल सोचो कि साइन थीटा अगर 1/2 होता तो कितना डिग्री होता ये अपना थीटा। तो साइन थीटा 1/2 होता तो 30 डिग्री की बात होती है ना। अब दिमाग में क्या चल रहा है, 30 डिग्री। तो हमें किस क्वाड्रेंट के बारे में आंसर सोचना है, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप 30 डिग्री को कैसे यूटिलाइज करोगे, तो हमेशा रेफरेंस के तौर पर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना, इसी में कुछ ना कुछ चेंज किया करो। तो दिमाग में कितना चल रहा है, 30 डिग्री। तो और हमें थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टच में एक तो ये लाइन है, एक तो इधर वाली ये बॉर्डर है, और एक ये बॉर्डर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये इसको आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया करो। तो 30 डिग्री क्या करोगे,
आप इसमें 30 डिग्री जोड़ देना तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, आप इसमें 30 डिग्री माइनस करोगे तो सेकंड में चला जाओगे, उधर जाना नहीं है। इसको यूज़ में लेना नहीं है कि आप इसमें से 30 डिग्री घटा दो, नहीं, हमेशा इसको यूज़ में लिया करो, है ना। ये कुछ टेक्निक्स है जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखी थी। फिलहाल 30 डिग्री हम क्या करेंगे, 180 में जोड़ देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा 180 प्लस 30 डिग्री, कितना आ गया थीटा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा करके हमने सारी वैल्यूज़ पता कर ली। यहाँ पर हमें थीटा भी पता चल गया, 210 डिग्री हो गया है ना, 210 डिग्री। चाहो तो आप इसको रेडियन में बता सकते हो, 210 डिग्री। मैं यहीं पे ऐसा डिग्री में छोड़ रहा हूँ। और पी की वैल्यू कितनी चल गई पता, 1, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में ऐसा बन जाएगा ये। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस, मतलब एक से ज़्यादा आंसर आएगा। विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर -1 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। तो पहली चीज़ तो दो लाइंस हमें बतानी है जिनका जो इंटरसेप्ट्स है, तो दोनों इंटरसेप्ट दो होते हैं, यहाँ पे इंटरसेप्ट्स बोला है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, दोनों का सम है 1 और प्रोडक्ट है -6। तो चूँकि हमें यहाँ पर इंटरसेप्ट्स का जिक्र हो रहा है तो हमें कौन सी फॉर्म यूज़ में लेनी चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ में लेनी चाहिए। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a + y/b = 1, ठीक है। तो ये फॉर्म हमें यूज़ में लेनी है। यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि ये x के नीचे कौन सा इंटरसेप्ट आता है, a मतलब क्या, x इंटरसेप्ट, y के नीचे b मतलब क्या, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हम ऐसा थोड़ा अज्यूम करने से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ इंटरसेप्ट, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, वो मैंने लिखा है। तो ऐसे मान लेते हैं, लेट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी लगे हाथों लिख ही लेते हैं। x इंटरसेप्ट को मैं a बोल देता हूँ और y इंटरसेप्ट को मैं b बोल देता हूँ। तो ऐसा करने से लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/a + y/b = 1, ठीक है। ये अपनी लाइन हो जाएगी। तो a और b मिल जाए बस हमें, तो हम लाइन की इक्वेशन बता ही सकते हैं। क्वेश्चन में ये तो बोला, हाँ इक्वेशंस ऑफ लाइन बतानी है, तो ये क्या है और ये मैंने कैसे लिखा है ये भी बता देता हूँ। रेफरेंस इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, मतलब दोनों का जो सम है ना वो कितना है, 1। तो पहली चीज़ तो ये हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम मतलब a + b वो कितना है, 1 = 1 हो गया। फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स कितना है, -6। तो a × b मतलब दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन a × b बराबर कितना, -6। तो यहाँ पर इसको करने के एक ही तरीका है वैसे तो, लेकिन इसको दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो ये कि a की वैल्यू उठाओ यहाँ से और इसमें डाल दो, या फिर b की वैल्यू डाल दो और सोल्व कर लो, जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल। या फिर ऐसे देख लो, मान लो कि a और b किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सोल्व कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। खैर मैं पहला वाला तरीका लगा रहा हूँ, यहाँ से b की वैल्यू उठा के इसमें डाल रहा हूँ, है ना, बाय सब्सटीट्यूशन। यहाँ से b की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, b बराबर, ये a उधर चला गया तो 1 - a बन गया, ये b की वैल्यू उठा के आप इसमें डाल दो, ठीक है। तो बाय सब्सटीट्यूशन से देखो क्या होगा, a, तो ये a आ गया, मल्टीप्लाई बाय b की जगह ये आ जाएगा 1 - a इक्वल टू इधर कितना, -6। ये a में क्वाड्रेटिक बन गई, a की वैल्यू आ जाएगी, नॉट ए प्रॉब्लम। खोलेंगे तो a - ये क्या हो गया, a² = -6। a² माइनस का है, इसको यहाँ से उधर भेजो, दोनों को ही ले जाओ फिर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, a² प्लस का हो जाएगा, ये a माइनस का हो जाएगा, उधर -6 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स निकाल लेंगे, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया a², ये कितना हो जाएगा, -6 लाना है तो -3a + 2a -6 = 0, ये बन गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ को आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो है तो फिर आपको एक वो 10th क्लास का रेफरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा ना, आपको आता ही है, क्लास 11th में हो और मैथमेटिक्स ले रखे तो इतना तो आता ही होगा। यहाँ पर a कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, a - ये 3 बन जाएगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बच गया a - 3 = 0। इसको फर्दर सोल्व करें तो इधर कर लेते हैं, क्या होगा देखो, a - 3 दोनों जगह पर है तो a - 3 कॉमन, फिर बचा क्या, a इधर और +2 यहाँ पर है तो a + 2 यहाँ बच गया = 0, ठीक है। तो अब यहाँ से a की वैल्यू क्या निकालूंगा मैं, a =
a-3 है तो a = 3 आ गया, और यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, a+2 बराबर 0 है तो 2 उधर चला गया तो a की वैल्यू -2 मिल जाएगी। a की वैल्यू 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि a की वैल्यू दोनों या फिर ऐसा नहीं है, a की वैल्यू ये है b की वैल्यू, ऐसा नहीं। a की एक वैल्यू दे मिल गई हमें, उसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू क्या होगी वो बतानी पड़ेगी। a की वैल्यू 3 है और यहाँ पर देखो b की वैल्यू क्या है 1 - a, और इधर भी b की वैल्यू 1 - a, ये फॉर्मूला मैं दोनों में ही लगाऊंगा। a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 1 - a की वैल्यू 3 इसमें डालो तो b की वैल्यू 1 - 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू है -2, तो ये एक सेट बन गया दोनों का। इधर b की वैल्यू क्या है -2, वो यहाँ पे रखो तो b = 1 - a की जगह क्या आ जाएगा -2। इसको सोल्व करेंगे तो b = 1 + 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू क्या है -2, उसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू कितनी है 3 मिल गई, एक ये सेट हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लाइन तो हमें फाइनली लाइन तो बतानी है ना, ये ये लगा देता हूँ। लाइन क्या है x/a + y/b = 1, इधर भी वो आएगा। एक्चुअली यहाँ पे दो आंसर आएंगे, क्वेश्चन में पहले बोल रखा है x/a y/b = 1, a और b की वैल्यू डाल दो तो अब तो हो गया खत्म। x/a की जगह कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, प्लस y/b b की जगह -2 = 1, एक तो ये बन गया आंसर। ठीक है, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप भी चाहो तो यहीं पे छोड़ देना, चाहो तो सोल्व कर लेना। यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा x/a, a की वैल्यू -2 अगर मैं डालूंगा तो b की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग 3 डालनी पड़ेगी, तो y/3 = 1, ये ऐसे बन गया। तो यहाँ पे ये इधर 1 है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही है। एलसीएम लेके आप और थोड़ा इसको आसान बना सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑन y एक्सिस whose distance from the line x/3 + y/4 = 1 is 4 यूनिट्स। मतलब y एक्सिस पे जो पॉइंट्स है, कितने भी पॉइंट हो वो हमें बताने हैं कौन कौन से हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यही बताना है। इसका मतलब जिनकी इस लाइन से डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट्स। तो ऐसा कुछ डायग्राम मैंने बनाया है। ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्टली डायग्राम बनाओ, आप रफ डायग्राम भी बना सकते हो। हाँ, मैंने एक चीज़ चेंज कर दिया, ये 1 उधर की तरफ था उसको मैंने इधर ले आया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है। और डिस्टेंस जो फॉर्मूला अभी हम देखें, चलो लिख ही लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। एक पॉइंट यहाँ पर है x1, y1, एक लाइन यहाँ पर जा रही है ax + by + c = 0, ये पॉइंट है। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस d, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पॉइंट उठा के इसमें डाल दो तो मॉडुलस, और ये इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा ax1 + by1 + c, और नीचे की तरफ क्या आता है √a² + b²। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे, ये वाला कंसेप्ट। तो अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और डिकोड करते हैं। एक्चुअली ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पर है वाई एक्सिस पर, जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट, और कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है, ताकि इसकी डिस्टेंस कितनी बना ले, वो वापस 4 यूनिट बना ले। ठीक है, तो हमें ये वाला पॉइंट पता करना है और ये वाला पॉइंट भी पता करना है। अब पता नहीं कौन सा है क्या है, तो मैं ए पॉइंट को मान लेता हूँ, तो बी पॉइंट भी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट को देखो, अब ये क्या है, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है, तो ए पॉइंट को वाई एक्सिस पर है, तो उसको मैं कैसे एज्यूम करूँगा, मैं 0, समथिंग मानूंगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 होगा, तो मैं इसको 0, मान लेता हूँ। ठीक है, तो लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0, ठीक है, 0, मैंने मान लिया। अब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट, ये दे रखी है। ठीक है, तो दे रखी है, वो सारी चीज़ें मैं इस फॉर्मूले में लगा देता हूँ ना, सारा कंसेप्ट इसमें मैं डाल देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लगा देता हूँ यहाँ पर ये डी की जगह कितनी है डिस्टेंस 4, वो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा रहा हूँ और क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 = यहाँ पे मॉडुलस, तो यहाँ पे मॉडुलस न्यूमरेटर में क्या आएगा ax1, ये है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट उठा के इसमें डालना। अपना पॉइंट क्या है 0, वो उठा के इसमें डाल दो, तो यहाँ पे 0, है तो x ये 0 बन जाएगा, 0/3 प्लस ये बन जाएगा β/4 -1, और नीचे की तरफ क्या आएगा √a² + b², मतलब x का कोफिशिएंट 1/3, y का कोफिशिएंट 1/4, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4
4 का स्क्वायर ये बन जाएगा। अब बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करते करते बीटा पता चल जाएगा और बीटा पता चलते ही हमें ये दोनों पॉइंट पता चल जाएंगे। हमें ए और बी मतलब कुल मिला के बीटा की वैल्यू चाहिए, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 4 इक्वल टू, अभी मॉडुलस ऐसे नहीं कि आप ऐसे हटा दो है ना, मॉडुलस मत हटाना, मॉडुलस हटा दोगे तो फिर दो आंसर नहीं मिलेंगे हमें। देखो कैसे, ये तो खत्म हो गया, तो 0 बन गया, 0/3 बीटा बाई 4 इसका एलसीएम ले लो तो ये क्या मिल जाएगा हमें, बीटा माइनस 4/4। ये मेन डिवीजन है तो वो यहाँ पे लगा दिया मैंने। नीचे की तरफ इसको सोल्व करो तो 4 स्क्वायर ये 16 इधर आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर 9 इधर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा 16 + 9 डिवाइड बाई नीचे की तरफ 3 स्क्वायर 9 इंटू 4 स्क्वायर 16। ये एलसीएम लिया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर रहा हूँ, जंप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ये क्या हो गया, बीटा माइनस 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई ये मेन डिवीजन आ गया। 16 और 9 25 का अंडर रूट 5 हो गया। शायद हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है ना, एक्सरसाइज शायद 10.3 के अंदर किया है, तो उसमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढने थे, यहाँ पे वाई एक्सिस का क्वेश्चन आ गया। डिवाइड बाई 9 का अंडर रूट, क्योंकि ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है, 9 का अंडर रूट 3 हो गया और 16 का अंडर रूट 4 हो गया। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये मॉडुलस चल ही रहा है साथ में। तो कैलकुलेशन है मतलब आगे 4 इक्वल टू ये जो 3 है ना, सबसे नीचे वाला जो 3 है ना, ये नीचे वाला 3 ये सबसे ऊपर चला जाएगा उसके पास में, तो कुछ ऐसा बना लेगा 3 इंटू बीटा माइनस 4 ब्रैकेट बंद, और बीच में 4 तो कट गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ही बचेगा यहाँ पर, ऐसे ये मॉडुलस हो गया। अब यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 5 जाके इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये 20 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इस 3 को अंदर भेज दो, 3 बीटा माइनस 3 4 जा 12 हो गया। ऐसे यहाँ से भी इसके दो केसेस बन जाएंगे, क्योंकि कोई नंबर है उसका मॉडुलस हमने लिया है ना, यहाँ पे कोई नंबर था उसका मॉडुलस लिया, उसका आंसर आया 20। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर रहा होगा वो हो सकता है 20 रहा हो 20, तो 20 का मॉडुलस 20 हो गया। या फिर यहाँ वाला नंबर -20 भी तो हो सकता है, -20 का मॉडुलस 20 हो गया। तो अंदर वाला नंबर कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में से, तो 3 बीटा माइनस 12 अंदर वाला नंबर मतलब ये प्लस का 20 भी हो सकता है, या फिर 3 बीटा माइनस 12 ये माइनस का 20 भी हो सकता है। सोल्व कर लेते हैं, ये 20 उधर चला, ये 12 उधर चला गया तो 3 बीटा ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो 32 हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो 3 बीटा बराबर 12 माइनस 20 ये -8 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 32/3 डिवाइड में चला गया तो ये बन गया, और इसको सोल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अपना हो गया फिनिश। यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो हमने 0, बीटा की फॉर्म में माना था, तो पहला पॉइंट बीटा की जगह ये डाल देता हूँ, तो पॉइंट्स क्या मिल गए 0,32/3, और दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा 0,-8/3। ठीक है, बीटा की जगह एक बार ये डाल दो, एक बार ये डाल दो, तो 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो 2 ही पॉइंट यहाँ पर हमने सोच के चल रहे थे, तो आप एक मान के करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप 2 आंसर यहाँ पे दे देगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।